बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक मशहूर इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में, जॉन कीट्स के राइटिंग करियर के बारे में और जॉन कीट्स के राइटिंग स्टाइल के बारे में मैक्सिमम बता सकूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक साथ जुड़े रहिए और कॉपी पेंसिल पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए जो इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। जॉन कीट्स की फैमिली के मुताबिक जॉन कीट्स 29 अक्टूबर 1795 को पैदा हुआ था। जॉन कीट्स एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ था। तो जब जॉन कीट्स को चर्च ले जाया गया बैप्टाइज करने के लिए, तो तब 31 अक्टूबर 1795 का दिन था। तो अगर आप लोगों से पेपर के अंदर स्टूडेंट्स जॉन कीट्स की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाए तो आप लोगों ने 31 अक्टूबर 1795 पर टिक करना है। जॉन कीट्स के फादर का नेम थॉमस कीट्स था और जॉन कीट्स की मदर का नेम फ्रांसिस कीट्स था। जॉन कीट्स के 4 बहन भाई थे, उनमें से एक छोटा भाई था जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स का छोटा भाई अभी दूध पीता बच्चा ही था कि उसकी डेथ हो गई थी। बाकी बचे जॉन कीट्स के 2 भाइयों का नेम जॉर्ज कीट्स और थॉमस कीट्स था। जॉन कीट्स की एक बहन भी थी जिसका नाम फ्रांसिस मैरी फैनी था। जॉन कीट्स का फादर थॉमस कीट्स एक हॉस्लर था, जिसे हॉस्लर भी कहा जाता है। हॉस्लर का मतलब है घोड़ों की देखभाल करने वाला शख्स। और जॉन कीट्स का फादर अपने फादर इन लॉ जॉन जेनिंग्स के सराय में इनमें घोड़ों को संभालता था। जॉन जेनिंग्स के सराय में जॉन कीट्स और इसकी फैमिली कई साल तक रहे और जॉन कीट्स को लगता था कि वो एक सराय में ही पैदा हुआ है, लेकिन इस बात का भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। जॉन कीट्स जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसे एक लोकल डेम स्कूल में भेजा गया। डेम स्कूल एक छोटा प्राइवेट स्कूल होता है जिसमें 2 साल की एज से लेकर 5 साल की एज तक के बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल्स ब्रिटेन कंट्री में मौजूद थे उस टाइम पर। जॉन कीट्स के पेरेंट्स जॉन कीट्स को और जॉन कीट्स के बहन भाइयों को एटन कॉलेज और हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जॉन कीट्स के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने महंगे स्कूल्स की फ़ीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा पाते। जॉन कीट्स को 8 साल की एज में लंदन इंग्लैंड के एक लार्ज टाउन एनफील्ड में वाक़या जॉन क्लार्क्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। जॉन क्लार्क्स स्कूल जॉन कीट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास ही था। ये स्कूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये स्कूल काफ़ी मॉडर्न था। जॉन क्लार्क्स स्कूल में ही जॉन कीट्स को क्लासिक्स और हिस्ट्री पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हुई और ये दिलचस्पी जॉन कीट्स के अंदर सारी ज़िंदगी रही। जॉन क्लार्क्स स्कूल में जॉन कीट्स की हेडमास्टर के बेटे चार्ल्स काउडन क्लार्क के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और चार्ल्स काउडन क्लार्क ने ही जॉन कीट्स को रेनेसेंस लिटरेचर, इटालियन पोएट टॉर्क्वेटो टैसो, इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर और इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर और पोएट जॉर्ज चैपमैन की ट्रांसलेशंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अप्रैल 1804 में जब जॉन कीट्स 8 साल का हुआ तो जॉन कीट्स के फादर थॉमस कीट्स की डेथ हो गई। जॉन कीट्स का फादर घोड़े पर बैठकर जॉन कीट्स और इसके भाई जॉर्ज कीट्स से इसके स्कूल में मिलने आया था और जब इनसे मिलकर वो वापस जा रहा था तो वो अपने घोड़े से गिर गया। जॉन कीट्स के फादर की स्कल फ्रैक्चर हो गई और इसी स्कल फ्रैक्चर के नतीजे में जॉन कीट्स के फादर की डेथ हो गई। जॉन कीट्स के फादर थॉमस कीट्स की डेथ के 2 महीने बाद जॉन कीट्स की मदर फ्रांसिस जेनिंग्स ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जल्दी ही जॉन कीट्स की मदर फ्रांसिस जेनिंग्स ने अपने दूसरे हस्बैंड को छोड़ दिया और वो अपने 4 बच्चों के साथ अपनी ग्रैंड मदर एलिस जेनिंग्स के पास रहने के लिए चली गई। जॉन कीट्स की मदर फ्रांसिस जेनिंग्स की ग्रैंड मदर लंदन इंग्लैंड के एक विलेज एडमंटन में रहती थी। जॉन कीट्स जब 13 साल का हुआ तो उसने अपनी स्टडी पर और रीडिंग करने पर फोकस करना शुरू कर दिया
और जॉन कीट्स ने 1809 के मिड समर में अपना पहला एकेडमिक प्राइज़ जीता। मार्च 1810 में जब जॉन कीट्स की एज 14 ईयर्स हुई तो जॉन कीट्स की मदर फ्रांसिस जेनिंग्स की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई। अब फ्रांसिस जेनिंग्स की ग्रैंड मदर एलिस जेनिंग्स पर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। एलिस जेनिंग्स ने रिचर्ड एबे और जॉन सैंडल इन दो आदमियों को बच्चों की देखभाल के लिए रखा। 1810 इसी साल के ऑटम सीजन में जॉन कीट्स ने जॉन क्लार्क्स इस स्कूल को छोड़ दिया और जेनिंग्स फैमिली के एक सर्जन और डॉक्टर थॉमस हैमंड के साथ मेडिकल प्रोफेशन का काम सीखना शुरू कर दिया। थॉमस हैमंड एलिस जेनिंग्स का हमसाया था। 1810 से लेकर 1813 तक जॉन कीट्स 7 चर्च स्ट्रीट में डॉक्टर थॉमस हैमंड के साथ मेडिकल फील्ड का काम सीखता रहा। इस दौरान काउडन क्लार्क, वो अभी भी जॉन कीट्स का करीबी दोस्त था, उसके मुताबिक ये जो 3 साल थे ये जॉन कीट्स की ज़िंदगी का बहुत ही पुरस्कून वक़्त था। काउडन क्लार्क ने कहा था जॉन कीट्स के लाइफ के बारे में, द मोस्ट प्लेसिड टाइम इन कीट्स लाइफ। 1814 में जॉन कीट्स के ग्रैंडफादर जॉन जेनिंग्स ने मरने से पहले जॉन कीट्स के लिए 800 पाउंड्स छोड़े थे। इसके अलावा जॉन कीट्स की मदर ने मरते वक़्त 8000 पाउंड्स अपने बच्चों के लिए छोड़े और ये 8000 पाउंड्स जॉन कीट्स और उसके बहन भाइयों में बराबर तकसीम कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि जॉन कीट्स को अपने ग्रैंडफादर जॉन जेनिंग्स की तरफ से मिलने वाले 800 पाउंड्स के बारे में नहीं बताया गया और जॉन कीट्स को भी इस बारे में कोई पता नहीं चला। फिर अब ये तो जॉन कीट्स की देखभाल करने वाले शख्स रिचर्ड एबे की जिम्मेदारी बनती थी ना कि वह जॉन कीट्स को 800 पाउंड्स के बारे में बता देता। लेकिन हो सकता है कि रिचर्ड एबे भी जॉन कीट्स के ग्रैंडफादर के छोड़े हुए 800 पाउंड्स के बारे में ना जानता हो। लेकिन जॉन कीट्स की मदर और ग्रैंड मदर का वकील विलियम वाल्टन, वो इस बारे में जानता था कि जॉन कीट्स के ग्रैंडफादर जॉन जेनिंग्स ने जॉन कीट्स के लिए विरासत में 800 पाउंड्स छोड़े हैं। उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वह जॉन कीट्स को बताता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अक्टूबर 1815 तक जॉन कीट्स ने 5 साल के लिए यानी 1810 से लेकर 1815 तक थॉमस हैमंड के साथ काम कर लिया था मेडिकल फील्ड के बारे में जानने के लिए। फिर जॉन कीट्स ने गायज़ हॉस्पिटल में ख़ुद को एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर करवाया। गायज़ हॉस्पिटल में जॉन कीट्स ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। 1 महीने के अंदर अंदर ही जॉन कीट्स को ये काम मिल गया कि वो ऑपरेशंस के दौरान सर्जन्स की हेल्प करे हॉस्पिटल में। जॉन कीट्स के लिए ये एक अच्छी प्रमोशन थी और जॉन कीट्स पर जिम्मेदारी और काम का बोझ भी बढ़ गया था। अब जॉन कीट्स ने इतनी देर तक डॉक्टर थॉमस हैमंड के साथ काम किया था, मेडिकल ट्रेनिंग ली थी, इसके अलावा गायज़ हॉस्पिटल में उसने स्टडी की थी। तो जॉन कीट्स को और उसकी फैमिली को लगता था कि अब जॉन कीट्स अपनी पूरी ज़िंदगी मेडिसिन की फील्ड में ही गुजारेगा और माली लिहाज से भी इन लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और इस टाइम पर जॉन कीट्स को भी लगता था, बल्कि जॉन कीट्स की एक ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बन जाए। जॉन कीट्स ने गायज़ हॉस्पिटल के करीब 28 सेंट थॉमस स्ट्रीट, जो कि साउथ वार्क लंदन इंग्लैंड में वाक़ है, वहाँ पर दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉन कीट्स में पोइट्री लिखने का शौक़ बढ़ गया, लेकिन मेडिकल फील्ड में काम करने की वजह से जॉन कीट्स ज़्यादा लिख नहीं पाता था पोइट्री। जॉन कीट्स ने 1814 में अपनी पहली पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखी जब वो 19 साल का था। जॉन कीट्स अपने फेलो पोइट्स ली हंट और लॉर्ड बायरन से काफ़ी इंस्पायर्ड था और जॉन कीट्स को पोइट्री लिखने की काफ़ी ख्वाहिश भी थी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गया। जॉन कीट्स के ब्रदर जॉर्ज कीट्स ने जॉन कीट्स के बारे में ये लिखा था, फियर डैट ही शुड नेवर बी अ पोइट एंड इफ ही वाज नॉट ही वुड डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। फिर 1816 में जॉन कीट्स को एक फिजिशियन का लाइसेंस मिल गया, जिसकी वजह से जॉन कीट्स एक फिजिशियन और सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करने के काबिल हो गया। साल 1816 के एंड होने से पहले ही जॉन कीट्स ने अपने देखभाल करने वाले शख्स को बताया कि वो एक सर्जन नहीं बनना चाहता, बल्कि वो एक पोइट बनना चाहता है। जॉन कीट्स ने अपना मेडिकल करियर भी जारी रखा और साथ ही साथ
लिटरेचर की पढ़ाई करना भी जारी रखी। जॉन कीट्स ने सोनेट लिखने की तरफ काफ़ी तवज्जो दी और मई 1816 में ली हंट जॉन कीट्स की एक सोनेट और सॉलिट्यूड को अपने मैगज़ीन द एग्जामिनर में पब्लिश करने के लिए राज़ी हो गया। पहली बार जॉन कीट्स की पोइट्री प्रिंट हुई थी। इसके अलावा 1816 में जॉन कीट्स ने एक और पोएम भी लिखी थी जिसका नेम था टू माई ब्रदर्स। इसके अलावा जॉन कीट्स ने लेटर राइटिंग की तरफ भी तवज्जो दी। 1816 में जॉन कीट्स के फ्रेंड काउडन क्लार्क ने जॉन कीट्स को ली हंट से मिलवाया, जो कि लॉर्ड बायरन और पीबी शेली का करीबी दोस्त था। जॉन कीट्स के कुछ पोइट्री वर्क्स आई स्टूड टिपटो और स्लीप एंड पोइट्री, ये दोनों वर्क्स जॉन कीट्स ने ली हंट से इन्फ्लुएंस होकर लिखे थे। इस टाइम पर एस.टी. कॉलरिज, विलियम हैजलिट, जॉन क्लेयर, थॉमस जेफरसन हॉग, थॉमस कैरलाइल और चार्ल्स लैम, ये पोइट्स भी अपने वर्क्स पब्लिश करवा रहे थे। स्टूडेंट्स, जिस टाइम पर जॉन कीट्स अपनी पोइट्री लिख रहा था और पब्लिश करवा रहा था, इस टाइम पर रोमांटिसिज्म एज चल रही थी। फिर जॉन कीट्स अपने कुछ फेलो पोइट्स के ज़रिए से एटन स्कूल से पढ़े हुए एक लायर से मिला जिसका नाम था रिचर्ड वुडहाउस। रिचर्ड वुडहाउस और जॉन कीट्स की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और रिचर्ड वुडहाउस ने जॉन कीट्स की पोइट्री को काफ़ी पसंद किया और जॉन कीट्स की पोइट्री को फेमस करने के लिए भी काफ़ी काम किया। और जॉन कीट्स की ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में भी रिचर्ड वुडहाउस जॉन कीट्स के साथ था। जॉन कीट्स की पोएम्स पर कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी ली हंट ने जॉन कीट्स के ऐसे थ्री यंग पोइट्स शैली, कीट्स एंड रेनल्ड्स और जॉन कीट्स की सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर को पब्लिश करवा दिया। ली हंट ने जॉन कीट्स को द टाइम्स मैगज़ीन के एडिटर और थॉमस बार्न्स जर्नलिस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाया। जॉन कीट्स उस वक़्त के एक फेमस लिटरेरी फिगर विलियम हैजलिट से भी रेगुलरली मिलता था। अर्ली दिसंबर 1816 में जॉन कीट्स ने अपनी देखभाल करने वाले शख्स रिचर्ड एबे को बताया कि उसने पोइट्री की खातर अपने मेडिकल करियर को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। रिचर्ड एबे को जॉन कीट्स की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। जॉन कीट्स ने मेडिकल फील्ड के लिए बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था और जॉन कीट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जॉन कीट्स पर काफ़ी कर्जा था और जॉन कीट्स अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा पैसे उधार भी लेता था। जॉन कीट्स ने अपने भाई जॉर्ज कीट्स से भी 700 पाउंड्स उधार लिए थे। जॉन कीट्स ने हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी थी और जॉन कीट्स अब काफ़ी बीमार रहता था सर्दी की वजह से, और लंदन में रहते हुए जॉन कीट्स ज़्यादा खुश नहीं था। फिर अप्रैल 1817 में जॉन कीट्स अपने भाइयों के साथ हैम्पस्टेड विलेज में रहने के लिए चला गया। यहाँ पर जॉन कीट्स और इसके भाई जॉर्ज कीट्स ने अपने भाई थॉमस कीट्स की देखभाल की जिसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी। जॉन कीट्स का घर हैम्पस्टेड में ली हंट और एस.टी. कॉलरिज के घर के पास ही था। 11 अप्रैल 1818 में जॉन कीट्स ने अपने भाई जॉर्ज कीट्स को एक खत लिखा जिसमें जॉन कीट्स ने यह बताया था कि जॉन कीट्स ने एस.टी. कॉलरिज के साथ एक बहुत ही लॉन्ग वॉक की है हैम्पस्टेड हीथ नामी जगह पर और बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है, जैसा कि नाइटिंगेल्स, पोइट्री, पोइटिकल सेंसेशन और मेटाफिजिक्स वगैरह। जून 1818 में जॉन कीट्स ने स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट का वॉकिंग टूर भी किया। इस सफ़र में जॉन कीट्स का भाई जॉर्ज कीट्स और जॉर्ज कीट्स की वाइफ जॉर्जियाना भी साथ थी। ये लोग फिर लंकास्टर नामी जगह पर गए और वहाँ से लिवरपूल नामी जगह पर गए और फिर ये लोग अमेरिका चले गए और अमेरिका में ये लोग ओहियो, लुइसवाइल और केंटकी नामी जगह पर रहे। जॉन कीट्स के भाई जॉर्ज कीट्स ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गई। जॉन कीट्स के भाई जॉर्ज कीट्स की भी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। जुलाई 1818 में जॉन कीट्स आइल ऑफ मल इस जगह पर मौजूद था। वहाँ पर जॉन कीट्स को काफ़ी सर्दी हो गई और बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ गया, जिसकी वजह से जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। इसकी सेहत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जॉन कीट्स सफ़र करके वापस अपने भाई टॉम कीट्स के पास आ गया और अपने भाई टॉम कीट्स का ख्याल रखना शुरू कर दिया। टॉम कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी और जॉन कीट्स टॉम कीट्स के पास रहता था, उसका ख्याल रखता था, तो जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन का काफ़ी ख़तरा था। जॉन कीट्स का भाई जॉर्ज कीट्स, टॉम कीट्स और जॉन कीट्स की मदर और ख़ुद जॉन कीट्स
इन लोगों की ट्यूबरक्लोसिस बीमारी की वजह से ही डेथ हुई थी, क्योंकि उस वक़्त ट्यूबरक्लोसिस इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। फिर 1 दिसंबर 1818 में जॉन कीट्स के भाई टॉम कीट्स की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई। फिर जॉन कीट्स हैम्पस्टेड हीथ में एक नई जगह पर रहने के लिए चला गया, जिसका नाम था वेंटवर्थ प्लेस। ये जगह जॉन कीट्स के एक दोस्त चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन की थी। 1818 और 1819 का जो विंटर सीजन था वह जॉन कीट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, और इस टाइम पर ही जॉन कीट्स ने अपने बहुत सारे मैच्योर वर्क्स लिखे थे। जॉन कीट्स एक इंग्लिश पोइट विलियम हैज़लिट के पोइट्री लेक्चर्स से काफ़ी इंस्पायर हुआ, और जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ से भी मुलाकात की। जॉन कीट्स के दोस्तों को लगता था कि जॉन कीट्स एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, लेकिन हकीकत में जॉन कीट्स अपने दोस्तों से और रिचर्ड एबे से पैसे उधार लेता था। अप्रैल और मई के महीने में वेंटवर्थ प्लेस पर ही जॉन कीट्स ने अपनी 6 ओड्स लिखी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और इस टाइम पर जॉन कीट्स ने और भी बहुत सारे अपने पोइट्री वर्क्स पब्लिश करवाए, जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। मई 1817 में जॉन कीट्स की एक फीमेल पोइट से दोस्ती होगी, जिसका नाम था इज़ाबेला जोन्स। जॉन कीट्स और इज़ाबेला जोन्स काफ़ी करीबी दोस्त थे। 1821 में जब जॉन कीट्स की डेथ हुई तो इज़ाबेला जोन्स उन लोगों में शामिल थी जिनको सबसे पहले जॉन कीट्स की डेथ की खबर मिली। जॉन कीट्स ने इज़ाबेला जोन्स के लिए भी कुछ पोएम्स लिखी थी स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जॉन कीट्स की एक और लड़की के साथ दोस्ती होगी, जिसका नाम था फ्रांसिस फैनी ब्राउन। साल 1818 के सितंबर और नवंबर के महीने के दरमियान जॉन कीट्स और फ्रांसिस फैनी ब्राउन की फ्रेंडशिप हुई और इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। ऐसा जॉन कीट्स के लेटर्स और पोएम्स से पता चलता है कि इस टाइम पर ही जॉन कीट्स का फ्रांसिस फैनी ब्राउन के साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस टाइम पर जॉन कीट्स अपने भाई टॉम कीट्स की देखभाल कर रहा था, तो इनका रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहा था, और जॉन कीट्स और फ्रांसिस फैनी ब्राउन की शादी भी नहीं हो पाई थी। आहिस्ता आहिस्ता जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई, और डॉक्टरों ने जॉन कीट्स को किसी गर्म आबो हवा वाले इलाके में जाने का मशवरा दिया। सितंबर 1820 में जॉन कीट्स रोम चला गया, और वो जानता था कि वो अब फ्रांसिस फैनी ब्राउन को कभी भी नहीं देख पाएगा। जॉन कीट्स ने रोम जाने से पहले फ्रांसिस फैनी ब्राउन को बहुत ज़्यादा ख़त लिखे थे, जिसमें उसने फ्रांसिस फैनी ब्राउन के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन जब जॉन कीट्स रोम चला गया तो वहाँ पर जॉन कीट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो फैनी फ्रांसिस ब्राउन के लेटर्स ना पढ़ सकता था और ना ही उसके लेटर्स का जवाब दे सकता था। 1820 में जॉन कीट्स की जो ट्यूबरक्लोसिस की सिम्टम्स थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और बहुत सीरियस हो चुकी थी। जॉन कीट्स के दोनों लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। फरवरी 1820 के टाइम पीरियड में 3 फरवरी 1820 में पहली बार जॉन कीट्स को खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल आया, जिस पर जॉन कीट्स ने अपने दोस्त चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन को कहा कि अब जॉन कीट्स नहीं बच पाएगा, ये खून जॉन कीट्स के लिए एक डेथ वारंट है। फिर 1821 के पहले ही कुछ महीनों में जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस की फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था। जब वो खांसता था तो उसकी खांसी में उसके मुंह से खून निकलता था। डॉक्टर्स के कहने पर जॉन कीट्स अपने एक दोस्त जोसेफ सेवन के साथ इटली के कैपिटल सिटी रोम में जाने के लिए राज़ी हो गया। जॉन कीट्स और इसका दोस्त जोसेफ सेवन जब शिप में बैठकर समुद्र में सफ़र कर रहे थे तो काफ़ी तूफान भी आया, जिसकी वजह से शिप की रफ्तार स्लो करनी पड़ी। फिर इटली के एक सिटी नेपल्स में उस जहाज़ को क्वारंटीन कर लिया गया 10 दिन के लिए, जिस जहाज़ में जॉन कीट्स और इसका दोस्त जोसेफ सेवन सवार थे। क्वारंटीन इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन कंट्री के अंदर कोलरा की बीमारी फैली हुई थी। जॉन कीट्स 14 नवंबर को इटली के कैपिटल सिटी रोम में पहुंचा, और तब तक जॉन कीट्स को गर्म आबोहवा की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। इटली रोम में जॉन कीट्स के दोस्त जोसेफ सेवन और डॉक्टर जेम्स क्लार्क ने जॉन कीट्स की देखभाल की थी। सेवन के मुताबिक जॉन कीट्स बाज़ औक़ात जब सुबह के टाइम पर उठता था तो वो रोना शुरू कर देता था कि वो अभी तक जिंदा है। फिर इसी तरह से आखिरकार जॉन कीट्स की 23 फरवरी 1821 में रोम में ही ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई थी, और जॉन कीट्स को फिर रोम में ही दफना दिया गया था। लंदन में जॉन कीट्स की मौत की खबर पहुंचने में 1 महीना लगा था, और फैनी फ्रांसिस ब्राउन जॉन कीट्स की डेथ की खबर सुनकर 6 साल तक सदमे में रही।
1833 में जॉन कीट्स की डेथ के तकरीबन 12 साल बाद फ्रांसिस फैनी ब्राउन ने शादी कर ली और इसके 3 बच्चे भी हुए और फैनी फ्रांसिस ब्राउन 1800 में ही पैदा हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इंग्लिश रोमांटिक एज का एक फेमस पोएट जॉन कीट्स, उसकी तकरीबन 25 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जॉन कीट्स की बायोग्राफी के बारे में काफ़ी डिटेल्स मिल गई होंगी। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं।